Hello dear students, welcome to the YouTube channel of eCareer Point JEE. Hello अभी, hi अमित, hi, hello, welcome everyone. जल्दी से सेशन ज्वाइन कर लो बच्चा. हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे आप लोग. लास्ट 3 क्लासेस में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. जिसने लास्ट 3 क्लासेस अटेंड नहीं भी की है वो eCareer Point JEE चैनल पे जा सकता है और वो आप वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है, जल्दी ज्वाइन कर लो. हेलो प्रिया, हाय, गुड आफ्टरनून. हेलो स्नेहा शर्मा, हाय. बच्चा लोग 4th लेक्चर चल रहा है स्ट्रेट लाइन का और हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं. उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ, विच इज योर सॉल्यूशन टू ऑल डाउट्स. अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है पढ़ते पढ़ते, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, कंसेप्ट में डाउट है, आप क्या कर सकते हो, प्ले स्टोर पे जाके डाउट हेल्प नाम की ऐप है, उसको इंस्टॉल कर सकते हो. इस ऐप पे आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको आपके सारे डाउट्स के आंसर मिल जाएंगे. आप डाउट्स पूछ सकते हो. ठीक है, एक्सपर्ट स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स भी आंसर कर सकते हैं. आपको जो टॉप रैंकर स्टूडेंट्स हैं उनके नोट्स और वीडियोस मिलेंगे और आपको एक्सपर्ट्स के भी नोट्स और वीडियोस मिलेंगे. दैट मीन्स अगर आपको पढ़ते वक्त कोई भी डाउट आ रहा है, ये ऐप इंस्टॉल करना और उसके बाद आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है बच्चा लोग, ओके. लास्ट क्लास में सब प्रेजेंट थे, ठीक है, नहीं भी थे कोई बात नहीं. लास्ट क्लास खत्म करते वक्त मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था. बहुत सिंपल सा होमवर्क था. एक ये बड़ा सा मैच द कॉलम दिया था. ठीक है, हेलो अर्चना, हाय. जल्दी से सेशन ज्वाइन करो तो हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट कर पाएंगे. क्या करना है, ये आपको मैच द कॉलम दिया था, इसको सॉल्व करने का बोला गया था. ठीक है, आप लोगों ने अगर इसको सॉल्व किया हो, ये जो क्वेश्चंस थे ना आपकी प्रैक्टिस के लिए थे, क्योंकि जब आपने सॉल्व किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि ये वो उस टाइप के क्वेश्चन थे जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में होते हैं ना, कि स्पीडली सॉल्व होंगे, बट बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको फटाफट इनका आंसर करना है. जिन बच्चों ने इसको नहीं किया है एक बार देख लो, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है. क्या करना है, अगर क्लास स्टार्ट करना है तो जल्दी से चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो तो हम लोग ये सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे. जल्दी से चैट बॉक्स में 1 टाइप करो, जल्दी. क्लास स्टार्ट हम लोग कर लेंगे फिर. ओके. तो आप लोग के आंसर्स आ गए होंगे. जल्दी से बस आपको मैच करने का काम करना है. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड. सबने 1 टाइप कर दिया, वेरी गुड. प्रिया, Amit, very good. Okay. So you have to find the equation of line which cuts off intercept of 4 unit on x-axis and passes through 2, -3. इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करेंगे, हमने लाइन की इक्वेशन के बहुत सारे फॉर्म देखे थे. ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक तो 2, -3 से पास हो रही है लाइन और x एक्सिस पे 4 यूनिट्स का इंटरसेप्ट कट कर रही. दैट मीन्स इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू 4, 0. अब हम लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने लग गए हैं. इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है, तो मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, 2, -3 और 4, 0 से पास हो रही है. लाइन की इक्वेशन के लिए मैंने 2 पॉइंट फॉर्म लगा दिया. आप चाहो तो इसको इंटरसेप्ट से भी कर सकते हो. ठीक है, हेलो शीतल, हेलो, हाय. हाँ, इंटरसेप्ट फॉर्म से भी कर सकते हो. मुझे ज्यादा इजी लगा कि 2 पॉइंट दिए हैं, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो. तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होगा, y माइनस y1, मैं इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान रही हूँ, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 4 इंटू x माइनस x1. यही इक्वेशन आई होगी सारे बच्चे लोग की. ठीक है, देखो y इज इक्वल्स टू -3 -2 इंटू x माइनस 4. 2 को ट्रांसफर कर दो तो 2y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 12. तो फाइनली आपकी इक्वेशन आ जाएगी 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 12. मैच करो, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 12. तो P आपका किससे मैच हो रहा होगा, R से हो रहा होगा. जिन भी बच्चों ने ये क्वेश्चन किया था P आप सबका R से मैच हुआ. थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो, ठीक है, इट्स ओके. होमवर्क में होगी तभी हम लोग फाइनल पेपर में मिस्टेक नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो. ठीक है,
इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू 2,5. पासेस थ्रू 2,5. मैंने बोला था लाइन की इक्वेशन लिखनी है, दो कंडीशन ढूंढो. पहली कंडीशन है पासेस थ्रू 2,5. दूसरी कंडीशन है कट्स ऑफ इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट. कट्स ऑफ इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट मैंने नोट में हाईलाइट करके आपको बताया था कि इस केस में m की वैल्यू होती है -1. m दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है. पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो, इक्वेशन आ जाएगी. तो पॉइंट क्या है आपके पास 2,5, m है -1. लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू, ये p वाला था, ये q वाला, y इज इक्वल्स टू -1, y माइनस, सॉरी, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा रहे हैं हम लोग, mx प्लस सी वाला फॉर्म नहीं लगा रहे. y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी नहीं, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा रहे. पॉइंट क्या था 2,5, तो y माइनस 5 इज इक्वल्स टू m विच इज -1 इंटू x माइनस 2. सॉल्व करके देखो, y माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7. यही आया है सेकेंड का आंसर. जल्दी से एक बार मैच करके देख लो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7. दैट इज आपके बी का आंसर है S. ठीक है बच्चा लोग, सेकेंड समझ में आ गया, क्लियर है पूरी तरीके से. आगे बढ़ते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है ये क्वेश्चंस. आप लोगों को स्ट्रेट लाइन के सारे फॉर्म्स पढ़ लिए ना, अब बस ये प्रैक्टिस हो रही है ताकि आप जल्दी जल्दी इसके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना जान जाओ, है ना. मैंने हमेशा बोला है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने का कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है, वो तो एक बाय प्रोडक्ट रहता है. तो ये चीज स्पीड में होनी चाहिए. व्हाट इज द थर्ड वन, सी ऑप्शन है आपका. यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0,0 एंड 3,5. सीधे सीधे 2 पॉइंट फॉर्म लगाना है, और 2 पॉइंट फॉर्म भी नहीं लगाना है. 0,0 सिंगल पॉइंट दिया हुआ है. ओरिजिन आप लोगों को मैंने बताया था जब अपन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ रहे थे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो c इज इक्वल्स टू 0 होता है. तो क्या होता है, दैट मीन्स ओरिजिन से लाइन पास करती है तो लाइन का फॉर्म क्या होता है. और आप लोग ने बहुत जल्दी से आंसर भी किया था उसका कि लाइन का फॉर्म होता है y इज इक्वल्स टू mx. अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो इट विल बी ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल्स टू mx. आपको सिर्फ स्लोप निकालना है, स्लोप आप इजीली निकाल सकते हो. तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, देख लो, सी ऑप्शन. सी ऑप्शन में m की वैल्यू तो 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0, यही आएगी m की वैल्यू. कोई डाउट तो नहीं है इसमें. देखो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. m की वैल्यू आ गई. लाइन की इक्वेशन लिख दोगे, y इज इक्वल्स टू mx, तो क्या आ जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 5x. दैट मीन्स 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0. ये आपका सी ऑप्शन का आंसर आ गया. सी ऑप्शन का आंसर क्या आया है, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0. ये आपका आ गया सी ऑप्शन का आंसर. बहुत सिंपल है, ठीक है. पी आंसर आ गया, वेरी गुड. आप लोग ने भी सॉल्व किया होगा तो पता चला होगा कितना जल्दी ये सॉल्व हो रहा है. नेक्स्ट देखो, you have to find the equation of line making an angle of 135 degree with positive x-axis and passes through 1,0. स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाना है. इंक्लिनेशन दिया हुआ है, स्लोप निकाल सकते हो. स्लोप क्या हो जाएगा, tan ऑफ इंक्लिनेशन, tan ऑफ 135 विच इज -1. ओरली सॉल्व हो रहा है. m इज इक्वल्स टू -1 है. पॉइंट दिया हुआ है 1,0. जल्दी से इक्वेशन लिख दो. क्या आ जाएगी इक्वेशन, y माइनस 0 इज इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स माइनस 1. तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1. ये आपका डी ऑप्शन का आंसर आ गया. डी ऑप्शन का आंसर क्या आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1. सबका यही आंसर आया. आपने स्पीड देखी, इसी स्पीड से आपको करना है, ठीक है. इसी स्पीड से आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए कि 135 दिया है, tan ऑफ 135 -1 है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दिया, सीधे आंसर आ गया. लास्ट ऑप्शन देखते हैं. वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,0. पहली कंडीशन मिल गई. एंड इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस. दूसरी कंडीशन मिल गई, क्योंकि हमने जब स्लोप और इंटरसेप्ट का रिलेशन पढ़ा था उसमें ये शायद पॉइंट नंबर 3 था, नोट दिया था मैंने कि इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो m की वैल्यू क्या होती है.
अगर कोई लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड, तो मैंने बोला था इक्वली इंक्लाइंड यानी एम्बिग्यूअस केस है, ठीक है, कैसे भी इंक्लिनेशन हो सकता है, तो स्लोप की वैल्यू इस केस में हो जाती है m इज इक्वल्स टू +-1। एक जो है आपको +1 से सॉल्व करना है और एक इक्वेशन आपको -1 से सॉल्व करनी है। जिस भी बच्चे ने जल्दी जल्दी में स्लोप की वैल्यू या तो +1 या -1 ली होगी ना, उसका ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। दो आंसर आएंगे इस ऑप्शन के, ठीक है, m इज इक्वल्स टू +1 लो, m इज इक्वल्स टू -1 लो, तो पॉइंट क्या दिया हुआ है 1,0। ई ऑप्शन देख लो, लाइन की इक्वेशन लिख रही हूं मैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m यानी +-1 x माइनस x1, ये आएगी लाइन की इक्वेशन। अब एक आंसर आएगा आपका +1 लेके, दूसरा आंसर आएगा आपका -1 लेके, ठीक है। +1 लेंगे तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 विच इज x माइनस y इज इक्वल्स टू x माइनस y, दिस इज माइनस x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड आप -1 लेंगे तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -x+1 यानी x प्लस y इज इक्वल्स टू 1, x माइनस y इज इक्वल्स टू 1, x प्लस y इज इक्वल्स टू 1। हेलो काजल, हेलो पीयूष, हाय, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो बच्चा लोग, ताकि हम लोग आज का लेक्चर नहीं, अभी तो बस होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं, होमवर्क के सिंपल से क्वेश्चन। तो फाइनली ई ऑप्शन की दोनों इक्वेशन कौन सी आई है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, Q और T ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है। मैच किया, अगर किसी बच्चे ने होमवर्क सॉल्व किया था और उसके पांचों मैच हो रहे हैं तो मुझे बताओ चैट बॉक्स में, अगर आपने करा होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, 1 टाइप कर दो तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों से क्वेश्चंस हो गए थे। पांचों के करेक्ट आंसर होना चाहिए, A B C D E। A का जो आंसर आया था, A का R, B का S, C का P, D का Q और E का Q T आया है। यह आंसर सॉल्व किया होगा, देखा होगा। नरेंद्र सिंह, यस मैम, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, प्रैक्टिस के लिए था, इसी क्वेश्चन से प्रैक्टिस आपकी स्ट्रांग होती है। अब हम लोग आज के कंसेप्ट पे आते हैं, ठीक है, रेडी हो जाओ। अभी तक डिस्कशन चल रहा था, अब वापस कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है, विच इज जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। अभी हम लोगों ने देखो सारे फॉर्म लाइन के लगाए थे, ये पिछला क्वेश्चन ही देखो, हमने शुरू में फॉर्म लगाए थे y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। बट जो हमने फाइनल आंसर दिया था वो किस फॉर्म में दिया था? हर ऑप्शन का फाइनल आंसर को नोटिस करो, ठीक है। हर ऑप्शन के फाइनल आंसर को जब तुम नोटिस करोगे तो तुम देखोगे कि एक पर्टिकुलर फॉर्म में हम फाइनल आंसर्स लिख रहे हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्म में हम फाइनल आंसर्स लिख रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर फॉर्म होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म किसी भी इक्वेशन का होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन में लाइन आएगी, क्वेश्चन में कहीं भी लाइन की इक्वेशन दी हुई है, कुछ पर्टिकुलर लाइन की बात करी हुई है, तो क्या बोला जाएगा? आपसे इक्वेशन इस फॉर्म में दी होगी, वो आपको कभी भी ऐसे सजा के नहीं देगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में, ताकि आप देख लो कि स्लोप की वैल्यू क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है, या फिर वो आपको दे देगी x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू 1, ताकि आप देख लो कि अच्छा x इंटरसेप्ट इतना है, y इंटरसेप्ट इतना है। जनरली आपको लाइन की इक्वेशन जो है इसी फॉर्म में मिलेगी। अब हमने 6 फॉर्म्स पढ़े, 6 में से एक भी फॉर्म ऐसा नहीं था, तो अब कैसे आपको जब जनरल इक्वेशन मिले तो आप अलग अलग लाइन के बारे में उसके पैरामीटर्स पता कर सको कि स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, उसके लिए हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहली बात दिमाग में क्लियर कर लो कि अगर आपको एक इक्वेशन मिली है जिसमें यू हैव हेलो गौरव, हेलो विनीत, हाय अगस्त्या, गुड नेम, हेलो अगस्त्या। सो अगर आपको एक इक्वेशन मिली है विच इज ऑफ द फॉर्म सम कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस सम कांस्टेंट इंटू वाई, प्लस मैं यूं ही बोल रही हूँ, माइनस भी हो सकता है, प्लस सम कांस्टेंट, लीनियर इक्वेशन इसको बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन बोलते हैं तो आप क्लियर हो जाओ कि ये हमेशा ही लाइन की इक्वेशन रहेगी।
इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कोई सा भी कांस्टेंट रख रहे हो, ठीक है, कोई सा भी कांस्टेंट रख रहे हो, अगर एक इक्वेशन है जो इस फॉर्म की है कि कोई कांस्टेंट इंटू एक्स है प्लस कोई कांस्टेंट इंटू वाई है प्लस कोई कांस्टेंट है, ये जो है लीनियर इक्वेशन रहती है। एक्स की डिग्री 1 है, वाई की डिग्री 1 है, हमेशा लीनियर इक्वेशन रहेगी, ठीक है। वाई की डिग्री 0 भी हो जाए बट एक्स की डिग्री 1 है तो भी लीनियर इक्वेशन रहेगी। इसमें एक जेड भी ऐड कर दोगे तो भी लीनियर इक्वेशन रहेगी। सिंगल डिग्री की जो भी इक्वेशन होती है वो हमेशा एक लाइन को ही रिप्रेजेंट करती है। इस मामले में बच्चा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जब आप सेकेंड डिग्री पे आओगे तो एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इस टाइप की जो इक्वेशन है वो मल्टीपल कर्व्स को रिप्रेजेंट कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन के कॉन्स्टेंट्स क्या ले रहे हो आप। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, लीनियर है ना, एक्स है वाई है कांस्टेंट है, यानी कि ये हमेशा किसी भी हालत में एक लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। इसका मतलब जो हमने 6 फॉर्म पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं इसी में आ सकते हैं। अब कैसे आएंगे, तो उसके लिए छोटा सा कंसेप्ट है जो आपने जब 2 लाइंस को सॉल्व किया था ना 10th और 9th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े थे, उसके मेथड्स पढ़े थे। तो एक आपने पर्टिकुलर केस पढ़ा था कि 2 लाइन सेम कब होती है, कोई भी 2 लाइन सेम कब होती है, तो 2 लाइन सेम तब होती है। देखो पहली लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। दीज आर कोइंसिडेंट, ये टर्म आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। कोइंसिडेंट यानी कि एक ही लाइन है, एक के ऊपर एक ही दोनों लाइन लाई कर रही है। तो ये कब होती है, जब इनके कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होता है। कोफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल होता है, कोफिशिएंट का रेशियो का मतलब क्या है, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2। इसका मतलब क्या है, देखो एल्जेब्रिकली पहले आप देखो, जब आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व की थी ना, तो इस केस में आप बोलते थे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 2 लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे कब, 2 लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो तभी आ सकते हैं जब दोनों एक के ऊपर एक ही लाई कर रहे हो, ठीक है। एक तो इसका ये मतलब हो गया। दूसरा ये मीनिंग देखो कि कोई भी लाइन एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन है, ये एक पॉइंट मूव कर रहा है। अब मैं पूरी इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो देखो पूरी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो 2, तो 2ax प्लस 2by प्लस 2c इज इक्वल्स टू 0। ये जो कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई किया ना, कोइंसिडेंट का मतलब है कि कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करने से लाइन चेंज नहीं हो रही है, लाइन वही की वही रहेगी। ऐसा नहीं हो रहा है कि हमने कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर दिया तो लाइन का स्लोप चेंज हो गया और लाइन ऐसी हो गई, वही की वही लाइन रहेगी, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई किया, अब रेशियो लेके देखो तो a डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय 2b इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय c। देखो a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, 1/2 आ रहा है तीनों केस में। इसका मतलब कि कोई भी लाइन में आप कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लाइन की इक्वेशन चेंज नहीं होने वाली है। सिंपल सी चीज समझ में आ गई लाइन के बारे में कि x और y के डिग्री 1 की कोई भी इक्वेशन हमेशा आपको एक लाइन देती है। दूसरी चीज, 2 लाइन अगर सेम है, 2 लाइन अगर सेम है तो उनकी इक्वेशन में डिफरेंस बस एक कांस्टेंट टर्म के मल्टीप्लिकेशन का होगा। दैट मीन्स अगर आप कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो लोगे तो वो हमेशा इक्वल आएगा। 2 लाइन्स आर कोइंसिडेंट इफ a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2। ये चीज तो अच्छे से समझ में आ गई, ये चीज हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। पर अब मैं बोल रही थी कि आपको क्वेश्चन में जो है लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में दी होगी। आपको क्वेश्चन में लाइन कोई y इज इक्वल्स टू mx प्लस c या फिर x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p के फॉर्म में तो दी नहीं रहेगी। तो क्या करना है, कैसे हम लोग लाइन के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें पता करेंगे। तो पहले देखो गिवन इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं बोल रही हूं कि a और c को RHS में ट्रांसफर करो, ठीक है। तो by इज इक्वल्स टू
माइनस ए एक्स माइनस सी। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन में b का डिवाइड दे दो, तो क्या आ गया आपके पास, y इज इक्वल्स टू माइनस ए बाय बी एक्स माइनस सी बाय बी। अब आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म याद करो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन मैंने आपको क्या बताई है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस C1 मान लो इसको कांस्टेंट। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि m की वैल्यू क्या है कंपेयर करने पे और C1 की वैल्यू क्या है? इजीली दिख रहा है, देखो y के कोफिशिएंट तो 1 1 है, दैट मीन्स m इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी हो जाना चाहिए और C1 इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई बी हो जाना चाहिए। तो m जो है उसकी वैल्यू होती है माइनस ए बाई बी और C1 जो है उसकी वैल्यू होती है माइनस सी बाय बी। इसका मतलब आपको अगर लाइन की इक्वेशन दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और किसी ने आपसे पूछा चलो इस लाइन का स्लोप बताओ, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे माइनस ए बाय बी है इस लाइन का स्लोप। अब जैसे मैं बोल रही हूं कि आपको एक इक्वेशन दी है माइनस ऑफ रूट 3x प्लस वाई प्लस सी के बजाय 5 लिख दो, 5 इज इक्वल्स टू 0 और किसी ने बोला जल्दी से इसका स्लोप बताओ, तो आप बोलोगे इसका स्लोप तो होता है माइनस ए बाय बी, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बाय बी, बी इज 1, तो ये क्या आ जाएगा रूट 3। किसी ने बोला इस लाइन का इंक्लिनेशन बताओ, तो आप बोलोगे टेन थीटा अगर रूट 3 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री होगी। ठीक है, समझ में आया। अब जनरल फॉर्म में अगर लाइन दी है तो आप उसका स्लोप और इंटरसेप्ट निकाल सकते हो। स्लोप क्या होगा, माइनस ए बाय बी। स्लोप जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है, तो ये चीज आप हमेशा कन्वर्ट करने की कोशिश मत करना, ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए कि इट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब समझ में आया हम लोग कैसे जनरल फॉर्म दिया होगा उसको अलग अलग फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, एक इंटरसेप्ट फॉर्म का भी देखो। पहले इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए क्या करना है, इक्वेशन वही दी हुई है आपको, इक्वेशन आपको दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब मैं बोल रही हूं कि जो c है ना उसको RHS में ट्रांसफर करो और माइनस सी आएगा उसका डिवाइड करना है। तो देखो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस सी का पूरी इक्वेशन में डिवाइड करो, तो आपके पास आ जाएगा ए एक्स डिवाइडेड बाय माइनस सी प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय माइनस सी इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे बताओ कि न्यूमरेटर जो होता है उसको आप डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख सकते हो। सिंपल सा कंसेप्ट है, लिखो ये a को लिखो माइनस सी के डिनोमिनेटर में, b को लिखो माइनस सी के डिनोमिनेटर में, तो क्या आ रहा है आपके पास, आपके पास है x डिवाइडेड बाय माइनस सी बाय प्लस y डिवाइडेड बाय माइनस सी बाय बी इज इक्वल्स टू 1। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो, कौन से फॉर्म से कंपेयर कर सकते हो, तो आप बोलोगे कि जो इंटरसेप्ट फॉर्म था जिसमें आपको दो इंटरसेप्ट दिए थे ये उसी फॉर्म का इक्वेशन है, x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू 1। तो आपसे कोई पूछेगा कि लाइन दी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, आपको लाइन की इक्वेशन ये दी है, चलो बताओ इसमें x इंटरसेप्ट क्या होता है, तो आप बोलोगे माइनस सी बाय ए एक्स इंटरसेप्ट होता है और माइनस सी बाय बी वाई इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, जनरल इक्वेशन को कन्वर्ट करने का तरीका देखा, ये दोनों चीज इजी होती है। एक ही फॉर्म में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, वो फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। वो फॉर्म कौन सा है, वो है नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन भी बोलते हैं। नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन कल आप लोगों ने पढ़ा था, क्या था, वो था x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। ठीक है, अब आपको इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करना है, इसमें ही बस थोड़ा सा वो रहेगा, उसमें भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, देखोगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब एक काम करो, ax प्लस बी वाई को एक साइड लिखो और c को एक साइड लिखो, c का साइन पॉजिटिव रहने दो, तो क्या आ जाएगा माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। अगर ये दोनों सेम लाइन की इक्वेशन है, अगर ये दोनों सेम लाइन की इक्वेशन है, दैट मीन्स x का कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट का रेशियो
और कांस्टेंट टर्म का रेशियो तीनों ही इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ले लो cos अल्फा डिवाइडेड बाय माइनस ए प्लस इज इक्वल्स टू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय माइनस बी इज इक्वल्स टू पी बाय सी। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट लगा दो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि ये a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय d है ना, तो इन दोनों का स्क्वायर करो, ऐड करो, रूट लो, इन दोनों का स्क्वायर करो, ऐड करो, रूट लो, सेम आएगा रेशियो। तो देखो रेशियो साथ में क्या आने वाला है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का रूट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप फाइनली बोलोगे अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये चीज क्या होती है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा तो हमको पता है 1 होता है। दैट मीन्स कॉस अल्फा विल बी इक्वल्स टू माइनस ए बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड p will be equal to c divided by root of a square plus b square। कुछ नहीं किया, साइन कॉस के कोफिशिएंट, साइन कॉस का स्क्वायर करके रूट लेके डिवाइड किया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में भी ये ट्रिक्स आपने बहुत पढ़ी है, एलजेब्रा में भी पढ़े हैं। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा और परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू आ गई तो अब आप दोनों लाइन में आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया। अगर आपको एक सिंगल फॉर्म ऑफ लाइन दिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, अब आपने जितने भी फॉर्म्स पढ़े हैं उसमें कैसे कन्वर्ट करना है ये ट्रिक समझ में आ गई। आपको बस एक छोटा सा कंसेप्ट हमेशा लगाना होगा, वो कंसेप्ट है कि अगर दो लाइन कोइंसिडेंट है तो उनके जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, इनका रेशियो इक्वल होता है। बस ये कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, कितने बजे से क्लास होती है, समवन इज आस्किंग। क्लास रोज 1 बजे ही होती है आपकी, 1 बजे क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है। सबको समझ में आ गया है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो चलो, जैसे ही हमने कोई कंसेप्ट पढ़ा उस पर क्वेश्चन करना जरूरी है। मैथ्स पढ़ रहे हैं हम लोग, दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं ना, मैथ्स मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग। तो अब बताओ कि ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन दिया है, y इज इक्वल्स टू कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस 2 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स प्लस 1। इसका आपको ग्राफ बताना है कि कैसा होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं कि स्ट्रेट लाइन होगी जो पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही होगी और पर्टिकुलर स्लोप होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से पास कर रही होगी, पैराबोला होगा जो एक पर्टिकुलर वर्टेक्स, पैराबोला का वर्टेक्स होता है ना, तो उसका वर्टेक्स दिया गया है। चौथा ऑप्शन है कि स्ट्रेट लाइन होगी, पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही होगी और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। जल्दी से इस फंक्शन को ऑब्जर्व करो और बताओ कि पहली बार में दिमाग में क्या आ रहा है, क्या ग्राफ हो सकता है इसका। अगर आपको फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल्स टू कॉज एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस ऑफ कॉज स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो इसका ग्राफ क्या हो सकता है। देखो, जब भी मैं इस फंक्शन को देखते हूँ तो पहली बार में तो लगता है कि ये जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ग्राफ भी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ही होगा। बट एक रीजन है कि ये इस तरीके से दिया गया है, कॉज ए कॉज बी कॉज स्क्वायर सी। तो अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो लगानी है। देखो, मुझे कॉज ए कॉज बी जब भी दिखता है तो मैं 2 का उसमें मल्टीप्लाई करती हूँ। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला लगाना है। हम सबको कॉज ए कॉज बी, 2 कॉज ए कॉज बी का फॉर्मूला पता है। सिमिलरली कॉस स्क्वायर भी जहाँ मिलता है मैं 2 का मल्टीप्लाई करती हूँ, क्योंकि हमको कॉस 2 थीटा का भी फॉर्मूला पता है। तो जल्दी से पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करो। और अभी हमने देखा था कि पूरी इक्वेशन में अगर एक सिंगल कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इक्वेशन चेंज नहीं होती है, वही की वही इक्वेशन होती है। तो देखो 2y इज इक्वल्स टू 2 ऑफ कॉज एक्स प्लस 2 इंटू कॉज एक्स माइनस 2 ऑफ कॉज स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो 2y इज इक्वल्स टू 2 कॉज ए कॉज बी। याद करो क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos a cos b was equals to cos of a plus b plus cos of a minus b। तो cos of a plus b क्या हो जाएगा, cos of
x प्लस 2 प्लस एक्स यानी कि 2x प्लस 2, ठीक है, प्लस कॉज ऑफ a माइनस बी। कॉज ऑफ a माइनस बी क्या हो रहा है, x प्लस 2 माइनस एक्स, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है आपके पास, cos 2। ये चीज समझ में आई। अब इसमें लगा रही हूं मैं 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा। वही अप्लाई कर दो, तो 1 प्लस cos x प्लस 1 है, इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x प्लस 2, तो 1 प्लस cos 2x प्लस 2, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है बस, 2y इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ 2x प्लस 2 प्लस कॉज ऑफ 2 माइनस 1 माइनस कॉज ऑफ 2x प्लस 2। देखो कॉज ऑफ 2x प्लस 2, कॉज ऑफ 2x प्लस 2, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है हमारे पास, हमारे पास बच रहा है cos 2 माइनस 1, इसको मैं लिख रही हूं माइनस ऑफ 1 माइनस cos 2। क्यों, क्योंकि मुझे ऑप्शन में कई जगह पे साइन स्क्वायर 1 दिख रहा है, साइन स्क्वायर 1 दिख रहा है ना, तो ये cos 2 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, वही अप्लाई करना है। माइनस ऑफ 1 माइनस cos 2 विच इज 2 cos साइन स्क्वायर, साइन है यहाँ पे cos नहीं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 2 बाय 2 विच इज 1। तो फाइनली आपके पास क्या आया, 2y इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन स्क्वायर 1, दैट इज y इज इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर 1, y इज इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर 1। अब बताओ ये कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस चीज की है, तो आप बोलोगे y इज इक्वल्स टू समथिंग है ना, ये इक्वेशन तो हमने बहुत बार पढ़ी है, ये होती है अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि डी ऑप्शन में दिखा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। व्हाट डज इट पासेस थ्रू, तो हमको ये बात पता है कि x की वैल्यू आप कोई भी लो, y की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है, y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 1, तो डेफिनेटली इट विल पास थ्रू पाई बाय 2 कॉमा माइनस साइन स्क्वायर 1, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। कुछ नहीं था, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दे दी गई थी, बट जैसे ही हमने सॉल्व किया तो जो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जो वेरिएबल है cos x वाले टर्म्स, वो गायब हो गए, फाइनली आपके पास एक कांस्टेंट रहा। ये बच्चा लोग भले ही साइन है पर कांस्टेंट है, साइन 1 एक कांस्टेंट होता है, हमेशा ध्यान रखो। 1045 कांस्टेंट है, 1045 इज इक्वल्स टू 1 होता है, वो वेरिएबल नहीं है। दिक्कत कब होती, जब आपके पास कुछ वेरिएबल होता, cos x होता, sin x होता, तो फिर आप गारंटी से नहीं बोल सकते थे कि ये स्ट्रेट लाइन है। अभी तो हमको क्लियरली दिख रहा है दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझ में आया सबको, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगाने थे, एंड दैट टू आई एम श्योर कि आपको याद होंगे वो सारे फॉर्मूले, बहुत बेसिक फॉर्मूले यूज करें हमने, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, ओके चलो। अब अभी हमने एक जनरल फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ा, उसको परपेंडिकुलर फॉर्म और आपस में इंटरचेंज करना सीखा, तो उस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इक्वेशन, इफ द इक्वेशन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू p इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन √3x प्लस y प्लस 2 देन द वैल्यू ऑफ थीटा एंड p आर। जस्ट जो अभी पढ़ा ना, उसी के एप्लीकेशन पे ये क्वेश्चन है, और इसीलिए है ताकि आप एक बार एप्लीकेशन करना सीख जाओ। जैसे आप एक बार अप्लाई करना सीख जाओगे, क्वेश्चन सॉल्विंग की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो देखो क्या है क्वेश्चन में, पहली इक्वेशन दी हुई है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू p। दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, दूसरी इक्वेशन आपको दी गई है √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप लोगों ने अभी जो हमने नॉर्मल फॉर्म देखा उसका वैल्यूज देखी है, तो क्या आप बता सकते हो cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा आता है माइनस a डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली हमने साइन थीटा देखा,
और आंसर भी आ गया। वेरी गुड स्नेहा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन आपने इतनी जल्दी कैलकुलेट किया, दैट्स वेरी वेरी ब्रिलियंट ऑफ यू। साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है? साइन थीटा आता है माइनस बी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कांस्टेंट टर्म या पी की वैल्यू क्या आती है? सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखनी है। बताओ ए क्या है? तो ए आप बोलोगे है √3, बी है 1, सी है 2। वैल्यू पुट करोगे क्या आ जाएगा? cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ √3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3 + 1 4। √4 क्या होता है? 2। तो cos थीटा आ गया -3/2। सिमिलरली साइन थीटा क्या आया? तो साइन थीटा आ जाएगा -1/2। cos थीटा -3/2 है, साइन थीटा -1/2 है। हेलो सुजीत, हेलो। cos थीटा और साइन थीटा दोनों नेगेटिव है, दैट मीन्स कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है? तो आप बोलोगे दोनों नेगेटिव है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात चल रही है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में भी एंगल क्या है? तो cos थीटा अगर √3/2 है, साइन थीटा 1/2 है, दैट मीन्स 180 + 30 चल रहा है एंगल। ठीक है, 30 डिग्री पे ही ऐसा होता है। 180 + 30 विच इज 210, जिसको हम लोग बोलते हैं पाई + π/6। पाई + π/6 से एंगल, तो पाई + π/6 क्या होता है? 7π/6। ठीक है, समझ में आया हमने एंगल कैसे निकाला? कॉस और साइन दोनों नेगेटिव थे, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में है। कॉस की वैल्यू देखिए √3/2, साइन की वैल्यू देखिए 1/2, दैट मीन्स 30 से रिलेशन है। तो क्या किया? थर्ड क्वाड्रेंट में 30 डिग्री का एंगल कैसे पता चलेगा? तो पाई + π/6 विच इज 7π/6। अब मुझे P की वैल्यू बताओ, तो P की वैल्यू कैसे आएगी? कांस्टेंट टर्म विच इज 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर विच वाज आल्सो 2। तो P की वैल्यू आ गई 1। सो योर आंसर इज, एंगल आया आपका 7π/6, P की वैल्यू आई आपकी 1। योर आंसर इज A। समझ में आया? अब आपको अगर क्वेश्चन में नॉर्मल फॉर्म दिया हो, जनरल फॉर्म दिया हो, आप आपस में कन्वर्ट कर सकते हो। सिर्फ इतनी सी चीज याद रखनी है, क्या? माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाय √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ऑफ b डिवाइडेड बाय √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और c डिवाइडेड बाय √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतनी सी चीज ध्यान रहेगी तो आप स्पीडली नॉर्मल फॉर्म और जनरल फॉर्म में आपस में इक्वेशंस को ट्रांसफर कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोग आते हैं अच्छे वाले कंसेप्ट पे। अब तक हम बस लाइन की इक्वेशन में पूरी तरीके से डूबे हुए थे। लाइन की इक्वेशन के बहुत सारे फॉर्म निकाले, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब फाइनली हम किस चीज पे आए हैं? अब हम आए हैं एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस पे। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। अब तक हमने क्या पढ़ा था? इंक्लिनेशन पढ़ा था। इंक्लिनेशन में एंगल हमेशा किससे था? तो आप बोलोगे इंक्लिनेशन में एंगल हमेशा पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस से था। अब हमको क्या निकालना है कि दो लाइंस दी हुई हैं अगर, तो उनके बीच में एंगल क्या होता है। अगर यू हैव टू लाइंस, अब मान लो सबसे पहले कैसे स्टार्ट करना है। पहली लाइन का स्लोप आपको दिया हुआ है m1, दूसरी लाइन का स्लोप दिया हुआ है आपको m2। ठीक है, पहली लाइन AB है, दूसरी लाइन CD है, और उनके बीच का एंगल P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, तो APC एंगल थीटा है। तो वो थीटा की वैल्यू क्या होती है? वो थीटा की वैल्यू होती है tan थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये होता है दो लाइन के बीच का स्लोप। स्लोप इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं थीटा की tan थीटा की वैल्यू बोल रही हूँ। tan थीटा की वैल्यू इसलिए स्लोप। अगर मैं बोलती एंगल बिटवीन टू लाइंस तो थीटा की वैल्यू बोलती और बोलती tan इनवर्स ऑफ प्लस माइनस। ये छोटा सा डिस्टिंक्शन तो आपको अब समझ में आने लग गया है ना कि स्लोप बोलना और एंगल बोलने के बीच में क्या डिफरेंस है। स्लोप बिटवीन टू लाइंस इज प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो आप लोग, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि ये फॉर्मूला हमने कैसे निकाला। जब तक ये नहीं देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे निकाला तब तक फील नहीं आएगा। देखो सिंपल सी चीज़ की है हमने, क्या किया है? कोऑर्डिनेट एक्सिस है आपके पास, पहली लाइन जो है उसका स्लोप गिवन है, दूसरी लाइन का भी स्लोप गिवन है।
ठीक है, पहली लाइन जो है इसका मैं इंक्लिनेशन, स्लोप नहीं, इंक्लिनेशन बोल रही हूँ φ1, दूसरी लाइन का इंक्लिनेशन बोल रही हूँ φ2, ठीक है। ये एंगल, दोनों लाइन के बीच का एंगल, अगर मैं बोलूँ कि ये थीटा दोनों लाइन के बीच का एंगल है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं। ये लाइन को मैंने बोल दिया AB, ये लाइन को मैंने बोल दिया D और C, ठीक है, और ये पॉइंट था P, तभी तो हम एंगल APC निकाल पाएंगे। अब ये थीटा हो गया, कुछ नहीं करना है, सिंपल से एंगल्स के कंसेप्ट लगाने हैं। ट्रायंगल और स्ट्रेट लाइन के एंगल्स के जो कंसेप्ट है ना, जैसे यहाँ मैंने कितना इजीली बोल दिया कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि आप सबको पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, दो लाइंस के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब मुझे बताओ कि अगर ये एंगल φ1 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? एंगल P, ये पॉइंट मान लो M है, ये पॉइंट मान लो N है, एंगल PMN पे आप कमेंट कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि φ1 के साथ PMN एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो दोनों का सम है पाई, ठीक है, दोनों का सम है पाई, तो ये वाला एंगल हो जाएगा पाई माइनस φ1। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है? सिंपल सी स्टेप है, स्ट्रेट लाइन बन रही थी किसके बीच में? एंगल PMN और φ1 के बीच में। अगर स्ट्रेट लाइन बन रही थी तो दोनों का सम था पाई, तो पर्टिकुलरली ये एंगल निकालने के लिए मैंने क्या किया? φ1 को पाई में से माइनस कर दिया, ये एंगल आ गया आपका पाई माइनस φ1। अब ट्रायंगल PMN पे फोकस करो, ट्रायंगल PMN पे आपको फोकस करना है। तो इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है? 180 डिग्री होता है, सबको याद है अच्छे से। तो क्या होगा? थीटा प्लस φ2, देखो थीटा प्लस φ2 प्लस ये एंगल क्या है? ये एंगल है पाई माइनस φ1 प्लस पाई माइनस φ1 इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू पाई। समझ में आया? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल लगाया है। ये कंसेप्ट तो मैं 9, 10 भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये कंसेप्ट हम लोग 7, 8 से पढ़ रहे हैं कि सम ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। थीटा जो है, ये φ1 था, थीटा जो है उधर साइड ट्रांसफर कर दो बाकी सबको, क्या आ जाएगा? φ1 माइनस φ2, थीटा आ गया φ1 माइनस φ2। इंक्लिनेशन आपको पता चल गया है, ठीक है, एंगल आपको पता चल गया। दो लाइन के बीच का एंगल क्या होता है? तो पहली लाइन का एंगल ले लो, इंक्लिनेशन ले लो φ1, दूसरी लाइन का इंक्लिनेशन ले लो φ2, दोनों में से माइनस किया। ध्यान से देखोगे तो वही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। φ1 माइनस φ2 किया। स्लोप पता लगाना है, स्लोप के लिए हम क्या करेंगे? स्लोप के लिए हम tan ले लेंगे दोनों साइड, विच इज tan थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ φ1 माइनस, सॉरी tan नहीं आएगा यहाँ पे, tan ऑफ φ1 माइनस φ2, tan ऑफ φ1 माइनस φ2, tan ऑफ a माइनस b, फॉर्मूला सबको पता है। tan ऑफ a माइनस b क्या होता है? tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b, tan φ1 माइनस tan φ2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan φ1 इंटू tan φ2। पहली वाली लाइन देख के बताओ, पहली वाली लाइन ए नहीं, अच्छा ये CD वाली लाइन देख के बताओ tan φ1 क्या है? अगर φ1 उस लाइन का इंक्लिनेशन है तो tan φ1 उसका स्लोप होगा। सिमिलरली दूसरी वाली लाइन AB देखोगे तो अगर φ2 उस लाइन का इंक्लिनेशन है तो tan φ2 उसका स्लोप होगा। दैट मीन्स कि ये M1 जो है ये है tan ऑफ φ1 और ये M2 जो है ये है tan ऑफ φ2। ये चीज समझ में आई सबको? तो बस क्या करना है, tan φ1 tan φ2 की जगह आपको M1 M2 पुट करना है। पुट कर दो, क्या आ जाएगा? ये इक्वेशन आ जाएगी। tan ऑफ φ1 को M1 पुट किया, tan ऑफ φ2 को M2 पुट किया, तो M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2 विच इज tan ऑफ φ1 tan ऑफ φ2। समझ में आया सबको? फॉर्मूला कैसे हमने निकाला? कुछ नहीं किया है, ट्रायंगल्स के बहुत बेसिक कंसेप्ट लगाए हैं। जैसे ही वो कंसेप्ट लगाए एंगल आ गया, स्लोप आ गया, tan थीटा की वैल्यू आई, दैट मीन्स स्लोप आ गया। अब एक छोटी सी बात, जो भी बच्चा ध्यान से पढ़ रहा होगा
वो बोलेगा कि मैम आपने जो फॉर्मूला निकाला है वो है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। सही बोल रही हूँ, यही फॉर्मूला निकाला है, बट जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है वो प्लस माइनस साइन के साथ है। तो ऐसा क्यों, ये चीज़ क्यों हो रही है? तो सिंपल सी बात है, कभी भी जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच में केवल एक एंगल नहीं बनता है, उनके बीच में हमेशा दो एंगल्स बनते हैं। एक एक्यूट एंगल रहता है और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल होता है, पाई माइनस थीटा। सेम वाले इक्वेशन में पाई माइनस थीटा कर दो तो एक माइनस साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस साइन का क्या मतलब है कि आप एंगल निकालोगे तो एक एक्यूट एंगल भी आएगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल भी आएगा। जो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 करके पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो एक्यूट एंगल रहेगा, और सेम फॉर्मूला लगा के जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा। सबको समझ में आ गई ये बात? एंगल कैसे निकाला समझ में आ गया। स्ट्रेट लाइन थी, स्लोप उसका इंक्लिनेशन उसका दिया हुआ था, हमने उस इंक्लिनेशन का यूज किया, ट्रायंगल्स के कुछ कंसेप्ट्स लगाए तो हमको पता चला कि थीटा इज नथिंग बट phi1 माइनस phi2। इफ थीटा इज phi1 माइनस phi2 तो tan थीटा की वैल्यू निकाल ली, tan ऑफ phi1 माइनस phi2। फॉर्मूला लगा दिया tan a माइनस b का, क्या आ गया tan phi1 माइनस tan phi2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan phi1 इंटू tan phi2। tan phi1 हमको पता था m1 है, tan phi2 हमको पता था m2 है, वही वैल्यूज पुट कर दी। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखना है, और कुछ नहीं करना है हमको, कि अगर स्ट्रेट लाइन दी हुई है, दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों के स्लोप हमको पता है, तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती, बस उन पॉसिबिलिटीज को हमको देखना है। तो देखो, पहली पॉसिबिलिटी है कि इफ वन ऑफ द लाइन हैज इंक्लिनेशन 90 डिग्री, अगर पहली लाइन का इंक्लिनेशन ही 90 डिग्री हुआ तो देखो बच्चा लोग, पहली लाइन के इंक्लिनेशन का 90 डिग्री का कॉन्सिक्वेंस क्या है? अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे कि हम दोनों लाइंस का स्लोप यूज कर रहे हैं, दैट इज tan phi1 और tan phi2 यूज कर रहे हैं। अब मान लो कि phi1 या फिर phi2, हेलो हेलो ओम, हाय वेलकम, phi1 या फिर phi2 90 डिग्री हुआ तो m1 या m2 क्या हो सकता है? tan ऑफ 90 विच इज इन्फिनिट। अब हम फॉर्मूले में इन्फिनिट तो पुट कर नहीं सकते हैं, तो हमको एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब हमको एंगल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, और इजी हो गया इससे तो कंसेप्ट। देखो, पहली लाइन जो है उसका स्लोप अगर 90 डिग्री है तो ये चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है, दूसरी लाइन मान लो ऐसी जा रही है, और आपको ये एंगल निकालना है, ठीक है, थीटा एंगल निकालना है। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इससे अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दूं, अब मुझे तुम बताओ, पहली लाइन का इंक्लिनेशन तो 90 है, दूसरी लाइन के इंक्लिनेशन को हम अगर phi1 बोल दें तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि phi1 प्लस थीटा क्या है? phi1 प्लस थीटा इज नथिंग बट 90। phi1 प्लस थीटा इज नथिंग बट 90। क्यों? क्योंकि phi1 एक्स एक्सिस के साथ एंगल था और phi2 जो है वो y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना हो रहा है? ये परपेंडिकुलर लाइन से आपस में, तो ये एंगल 90 हो रहा है, ठीक है। कुछ नहीं किया, मैंने थीटा को लिख दिया 90 माइनस phi1। अब ये लाइन का अगर इंक्लिनेशन phi1 है तो इसका स्लोप हो जाएगा tan ऑफ phi1 विच इज m1। m1 से रिप्रेजेंट करते हैं हम स्लोप को, तो tan phi1 m1 हो जाएगा। अब देखो, दोनों साइड tan ले लो, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ 90 माइनस phi1। क्या आ जाएगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू cot phi1। cot phi1 को और क्या लिख सकते हैं? तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan phi1। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan phi1। अब tan phi1 क्या था? tan phi1 आपका कुछ नहीं, स्लोप था m1, तो tan थीटा क्या आ जाएगा? tan थीटा आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय m1। तो आपको अगर दो लाइन की इक्वेशंस दी गई है, पहली लाइन का स्लोप है m1, दूसरी लाइन जो है वो उसका स्लोप मतलब इनफाइनाइट है, दैट इज इंक्लिनेशन 90 डिग्री है, तो दोनों लाइन के बीच का स्लोप यानी tan थीटा,
स्लोप क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि कुछ नहीं, 1/m1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। देखो पहली लाइन जो थी वो आपका इंक्लिनेशन φ1 पे है, ठीक है। दूसरी लाइन जो है वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी कि y एक्सिस के पैरेलल है। अब मैंने बोला कि ध्यान से देखो थीटा प्लस φ1 कितना हो रहा है, तो थीटा प्लस φ1 कुछ नहीं हो रहा था, 90 डिग्री हो रहा था। ठीक है, थीटा प्लस φ1 90 डिग्री था, तो क्या किया, थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस φ1, tan ले लिया दोनों साइड। जैसे ही दोनों साइड tan लिया क्या हो गया, tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ 90 माइनस φ1 विच इज cot φ1। cot φ1 को लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय tan φ1। tan तो tan थीटा आ गया 1 डिवाइडेड बाय tan φ1। tan φ1 हमको पता था पहली वाली लाइन का स्लोप है, पहली वाली लाइन का स्लोप लिख दिया, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/m1। अब आपको जब भी आए कि एक लाइन जो है वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, दूसरी लाइन का स्लोप m1 है, तो दोनों के बीच का स्लोप बताओ, दोनों के बीच का स्लोप आप तुरंत बोल दोगे क्या हो जाएगा, 1/m1। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से इसीलिए। ठीक है, लैंग्वेज को हमेशा ध्यान में रखना कि आपको जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही दिया जाए। आपको ये नहीं बोला जाएगा कि ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, आपको ऐसा भी बोला जा सकता है कि दोनों लाइन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों लाइन के इंक्लिनेशन कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, वही कंसेप्ट लगाना है। स्लोप क्या रहेगा आपका, 1/m1। चलो आगे बढ़े। अब हमने एंगल के बारे में जो जो पढ़ा है उसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1, 2 and making an angle of 45 degree with the line 2x plus y is equals to 10। क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है passing through 1, 2, ठीक है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द गिवन लाइन। तो मुझे बताओ कि पहली लाइन का स्लोप क्या है। पहली लाइन का स्लोप है -2/3। दूसरी लाइन का स्लोप नहीं दिया गया है बट दोनों लाइन के बीच का एंगल दिया गया है। हमको फॉर्मूला पता है, हमको किसका फॉर्मूला पता है, दोनों लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला पता है। tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, और इसके आगे एक प्लस माइनस साइन रहता है। दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री, बिकॉज फर्स्ट लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 विद द अदर लाइन। तो tan ऑफ थीटा यानी tan ऑफ 45 विच इज 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस m1 की वैल्यू क्या है, -2/3 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3 इंटू m2। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस -2 माइनस 3m2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2m2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन है इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ। देखो 3 को ट्रांसफर कर दो, 3 माइनस 2m2 इज इक्वल्स टू प्लस साइन लेके -2 माइनस 3m2, और एक बार माइनस साइन के साथ ले लो। ठीक है, माइनस साइन के साथ क्या आ जाएगा, माइनस साइन के साथ आ जाएगा 3 माइनस 2m2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -2 माइनस 3m2। इससे आपको m2 की वैल्यू मिल जाएगी। m2 की वैल्यू मिलेगी, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, लाइन की इक्वेशन 2 आएगी आपकी, आंसर आपके 2 आएंगे। और इसमें ही अगर आप प्लस माइनस साइन लगाना भूल गए, अगर आप प्लस माइनस साइन अप्लाई करना भूल गए तो क्या होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। हमेशा 2 इक्वेशन आनी है इस केस में। ठीक है, अब क्या करना है, प्लस साइन ले लो, माइनस साइन ले लो और m2 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 3 माइनस 2m2 इज इक्वल्स टू -2 माइनस 3m2। 3m2 को मैं इस साइड ट्रांसफर कर रही हूँ तो m2 इज इक्वल्स टू -5। एक तो ये वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू क्या रहेगी, दूसरी वैल्यू माइनस साइन के साथ आ रही है विच इज 3 माइनस 2m2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3m2। अब ये 2m2 को ट्रांसफर करो तो यू विल हैव 1 इज इक्वल्स टू 5m2। तो m2 की वैल्यू इससे क्या आ गई, 1/5। 2 स्लोप आ गए, आपके पास स्लोप है। ठीक है, आपके पास स्लोप है, आपके पास पॉइंट है,
पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। क्या आ जाएगी लाइन की इक्वेशन? y माइनस टू इज इक्वल्स टू m2 की दोनों वैल्यूज इंटू x माइनस टू। क्या है? y माइनस टू इज इक्वल्स टू m2 की वैल्यूज, मैं यहाँ m2 लिख रही हूँ, आप एक बार -5 रखना, एक बार 1/5 रखना, इंटू x माइनस 1। ये आ जाएगी आपकी लाइन की इक्वेशन। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, हमारे पास एक लाइन का स्लोप गिवन था, दोनों लाइन के बीच का एंगल भी गिवन था। इसी क्वेश्चन को हम एक डिफरेंट मेथड से करना भी सीखेंगे, ठीक है? वो मेथड भी उतनी अच्छी है, फिर आप फाइनली डिसाइड करना कि आपको कौन सी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहां तक सारे बच्चा लोगों को समझ में आ गया? किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है? अगर समझ में आ गया तो बताओ, तो फिर मैं आप लोग को एक छोटी छोटी दो कंडीशन बताती हूँ और फिर हम लोग सेशन को वाइंड अप करते हैं। समझ में आ गया है? आगे बढ़े। क्वेश्चन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड कंडीशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू गिवन लाइन। एक लाइन दी हुई है, उसके पैरेलल अगर एक गिवन लाइन है तो ये कंडीशन हमको कैसे पता चलेगी? तो कुछ नहीं, ये चीज ध्यान रखो कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होती है, जब भी दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके बीच में एंगल कितना होता है? जब भी दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके बीच में जो एंगल है ना वो 0 होता है, ठीक है? पैरेलल है इसका मतलब कि रिलेटिव एंगल चेंज नहीं होगा। पैरेलल है इसका मतलब रिलेटिव एंगल चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब tan थीटा का फॉर्मूला हमने देख लिया था, क्या होता था? m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। प्लस माइनस लेने से यहाँ कोई मतलब नहीं, कोई भी साइन लो 0 है इक्वल टू, ठीक है? अब ये चीज 0 कब होगी, ये क्वांटिटी 0 कब होगी? तो कोई भी क्वांटिटी 0 तब होती है जब उसका न्यूमरेटर 0 होता है। न्यूमरेटर है m1 माइनस m2, दैट मीन्स m1 इज इक्वल्स टू m2 आ जाएगा। ये चीज 0 आई तो कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसकी कंडीशन होगी कि दोनों लाइन के स्लोप इक्वल होंगे। दोनों लाइन का स्लोप, ये क्या है? स्लोप ही तो है। स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L2, ये दोनों चीज अगर इक्वल है दैट मीन्स दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी। कंडीशन सबको समझ में आई? अब आपको लाइन किसी भी फॉर्म में दी हो, जरूरी नहीं है आपको सीधे सीधे m1 दिया हो, आपको लाइन दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू समथिंग और इसके पैरेलल लाइन लिखनी है तो आपको स्लोप इक्वेट करना पड़ेगा। स्लोप इक्वेट आप कैसे करोगे? आप बोलोगे कि इसका स्लोप है -2/3, इसके इक्वल ही दूसरी लाइन का स्लोप होना चाहिए, ठीक है? सबको समझ में आया? कुछ नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। दो लाइन पैरेलल होती तो उनका रिलेटिव एंगल 0 होता है। रिलेटिव एंगल अगर उनका 0 है दैट मीन्स कि m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 0 होगा। ये 0 कब होगा? न्यूमरेटर जब 0 होगा। तो क्या हो जाएगा? m1 इज इक्वल्स टू m2 आ जाएगा। तो अब सेकेंड चीज भी जल्दी से आंसर कर दो क्योंकि आप लोग को समझ में आ रहा है। तो अब मुझे बताओ कि अगर एक लाइन आपको पैरेलल दी हुई है दूसरी लाइन के तो वो दूसरी लाइन की इक्वेशन कैसे लिखनी? मान लो कि मैंने बोला कि एक गिवन लाइन है, गिवन लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे? इसके अगर पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी है यानी कि स्लोप सेम होना चाहिए। स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा है? स्लोप केवल दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, x का कोफिशिएंट क्या है और y का कोफिशिएंट क्या है, वो चीज सेम होना चाहिए। तो देखो मैं इसकी पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिख रही हूं, लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, लाइन पैरेलल टू दिस लाइन लिख रही हूं मैं। x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट ये चीज सेम होनी चाहिए। तो ax प्लस by, कांस्टेंट टर्म सेम है या नहीं ये हमको नहीं पता। कांस्टेंट टर्म सेम होगा तो पैरेलल क्या कोइंसिडेंट हो जाएगी। तो आप एक कांस्टेंट टर्म मान लो विच इज k इज इक्वल्स टू 0। अब आपको कोई भी आए, समवन इज सेइंग माइनस b बाय a इज स्लोप। स्लोप इज बेटा माइनस a बाय b, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है?
तो अब लाइन, इसके लाइन के पैरेलल ये लाइन लिखनी है, तो सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई सेम होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई सेम कर दिया, कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकती है। आपसे कोई बोलेगा कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इसके एक पैरेलल लाइन लिखो, तो आप बोलोगे इसकी पैरेलल लाइन, अभी हमने देखा था ये क्वेश्चन, 2x प्लस 3y प्लस कांस्टेंट, k की जगह कुछ भी वैल्यू आ सकती है, वो सेकंड कंडीशन पे डिपेंड करेगा। सबको लाइन गिवन टू पैरेलल लाइन लिखना आ गई, कोई भी लाइन की इक्वेशन दी हुई है उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन अब आप लिख सकते हो। सेकेंड इक्वेशन के लिए आप क्या करोगे, स्लोप इज -2/3, यस स्लोप इज -2/3, तो वही स्लोप इक्वेट कर दिया, इसका स्लोप भी -2/3 होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप लोगों को छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है आपको, परपेंडिकुलर अगर दो लाइन से, पैरेलल लाइंस है, मैंने उसका tan थीटा का फॉर्मूला बताया है, उसको कैसे अप्लाई करना है ये बताया। अब आपको अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन होगी वो लिखना है, प्लस आपको क्या करना है कि इक्वेशन लाइन, जैसे यहाँ पे हमको एक लाइन गिवन थी उसकी हमने पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखी, ऐसे ही आपको लाइन गिवन होगी उसकी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है। सोचना अच्छे से, जितना आप खुद डिराइव करोगे उतना आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, और अभी से आंसर भी आने लग गए, दैट मीन्स आपको कंडीशन समझ में आने लग गई। योर होमवर्क इज यू हैव टू फाइंड कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, और कोई लाइन गिवन है उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे लिखना ये भी आना चाहिए। ठीक है बच्चा लोग, आज का सेशन अच्छे से समझ में आया? अगर समझ में आया है, सेशन पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जो भी मैं आपको बोलती हूँ कि आप घर पे ट्राई करना, एक बार ट्राई करने की कोशिश करना। इफ़ यू आर वॉचिंग इट ऑन यूट्यूब स्टिल यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो इस लेक्चर को देख के, तो उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न प्रॉपर आना चाहिए। वो जब ही आएगा जब आप सारे कंसेप्ट्स या सारे होमवर्क को अच्छे से सॉल्व करोगे। ठीक है, गुड डे टू यू ऑल, गुड डे, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय।